नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग कुशल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक जो कि बेस्ट है। अभी जो जनरल इलेक्शन 2024 के जो रिजल्ट्स आए थे अभी उसके ऊपर इसके पीछे क्या मत प्रतिशत था, जो एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी किस पार्टी को कितने सीट्स हैं और बीजेपी को 2014, 19 उसके बाद 24 में क्या मत प्रतिशत रहा है, क्या पड़ा है, कितने इफेक्ट्स हुए हैं और उसके बाद से जो क्या मेजर कारण रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को जो सीट था उसमें से इतना डिक्रीज आया, ऑलमोस्ट 60 सीट्स का डिक्रीज आया। और उसमें जानेंगे कि जो उसका पब्लिक के मन में अब क्या है, जो क्रूशियल कुछ मुद्दे थे उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं कि अभी जो 2024 में जो बीजेपी का टोटल सीट्स हैं वो 240 हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 2014 का। तो 2014 में जो बीजेपी को टोटल मत प्रतिशत पूरे भारत में जो मत प्रतिशत पड़ा था वो था 31% और बीजेपी ने उसमें पूरे टोटल सीट्स जो सिक्योर किए थे वो थे 283 और जो एनडीए थी उसको मिले थे 293 सीट्स। और उसके बाद से हम बात कर लेते हैं 2019 में। तो 2019 में बीजेपी को जो टोटल सीट्स मिली थी वो थी 303 और एनडीए को मिले थे 353 और जो टोटल वोट्स बीजेपी के फेवर में जो टोटल वोट प्रतिशत जो बीजेपी के फेवर में पड़ा था वो था 37.3% और एनडीए को जो टोटल वोट पड़ा था वो था 45.43%। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2024 में। तो 2024 में जो बीजेपी को जो टोटल सीट्स आप सभी को पता है 240 हैं और एनडीए को 293 और इसमें जो टोटल जो वोट पड़ा है एनडीए के फेवर में, मतलब बीजेपी के फेवर में, एनडीए का तो अलग है, बीजेपी के फेवर में टोटल वोट पड़ा है वो 36.6% है। यानी कि 2019 से इसको कंपेयर किया जाए तो जो वोट जो थोड़ा सा स्लिप हुआ है वो सिर्फ 0.7% ही है। मेजर वोट का जो डिक्लाइन नहीं हुआ है, बट इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो वोट शेयर्स गिरे हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये तो रही ये जो टोटल वोट शेयर्स जो बीजेपी के वोट्स पर जितने सीट्स मिले वो सब की बात है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टोटल बीजेपी मतलब कि एनडीए के जो पार्टनर्स हैं उनको टोटल वोट मतलब कितने सीट्स मिली है। तो बीजेपी को 240 सीट्स हैं, आप सभी को पता है। उसके बाद से जो मेजर उसका जो पार्ट है एनडीए का वो है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है। तो उसको मिले हैं 16 सीट्स। उसके बाद जेडीयू है, जेडीयू को मिले हैं 12 सीट्स। उसके बाद शिवसेना शिंदे, जो शिंदे ग्रुप की शिवसेना है उनको मिले हैं 7 सीट। उसके बाद है एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को मिले हैं 5 सीट। और उसके बाद करते हैं आरएलडी को मिले हैं 2 सीट और जेडीएस को मिला है 2 सीट और जनसेना जो पवन कल्याण की पार्टी है उसको मिले हैं 2 सीट्स। उसके बाद एनसीपी है, जो एनसीपी अजित पवार की पार्टी है उसको मिले हैं 1 सीट। एजेएसयू इसको मिले हैं 1 सीट। उसके बाद जो असम गण परिषद है एजीपी उसको मिला है 1 सीट। उसके बाद जो अपना दल है उसको मिला है 1 सीट। एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा उसको मिला है 1 सीट। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उनको मिला है 1 सीट। और उसके बाद से एक पार्टी है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, उसको मिला है 1 सीट। तो ये जो एनडीए की टोटल सीट्स है वो है। और इसके बारे में हम आगे और भी बात कर लेते हैं। अगर बहुत बातें चल रही है कि अगर टीडीपी और जेडीयू अगर इसमें से निकल जाती है तो सरकार खतरे में पड़ सकती है, पर ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि मैं इस इधर से कुछ सीट्स हैं जो कि ये कुछ पार्टियां हैं जो कि बीजेपी के हमेशा से ही सपोर्ट पे खड़ी रही। वो पार्टीज हैं इंडिपेंडेंट तो साथ हैं जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए वादा किया है बीजेपी को। उसके बाद से जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है वाईएसआरसीपी, उसके 4 सीट हैं जो कि उन्होंने हमेशा ही संकट मोचन का काम किया और हमेशा ही बीजेपी को सपोर्ट किया है। उसके बाद से बीजेडी की 1 सीट जो कि बीजेपी की फ्रेंडली पार्टी है। उसके बाद से शिरोमणि अकाली दल है, उनकी 1 सीट है जो कि वो बीजेपी को आगे चल के सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जिनका भी कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और मुझे अच्छा लगेगा, मैं उस चैनल को प्रमोट करूंगा अपने इस चैनल पे। तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
कमेंट करें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उन इश्यूज को लेके जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी को जो 60 सीट, लगभग 60 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा, और जो 400 पार के नारे थे उसमें एक हडल में एक ब्रेक आया, वो किस कारण से आया। तो सबसे बड़ी बात जो बीजेपी है वो ट्रैप हो गई कास्ट सेंसस को लेके। कास्ट सेंसस में जैसे बात किया गया है कि ओबीसीज के को हम ये सर्वे कराएंगे कि किस कास्ट के पास कितने पैसे हैं, क्या धन है, क्या किस तरह से है। तो ये एक था, ये मुद्दा था जो कि बीजेपी को ट्रैप कर गया। इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि भाई शुड वोट, आपको वोट क्यों डालना चाहिए, उसमें आप जाके देखेंगे तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो ये सूडो सेकुलर्स हैं, यानी कि छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जियो सेकुलरिज्म का गाना गाते रहती हैं, तो उनका एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र कैसे था मैं बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इस तरह की पार्टियां हैं उनका मुख्य जो उद्देश्य होता था वो ये होता था कि हिंदुओं को कैसे बांट दें हम जातियों में, वर्ण में, और हिंदुओं को बांट दें और एक जाति का या दो जाति का वोट हम अपने अंडर ले लें, और उसके बाद मुसलमानों को यूनाइट कर दें, जो कि 16-17% इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो 16-17% जो एकमुश्त वोट आ जाएगा, और 2-3 कास्ट का भी ले लेंगे तो उसमें 16-17% वोट उनके हैं, तो हमारे पास पूरे के पूरे एकमुश्त आ जाएंगे, तो हम जीत जाएंगे। तो इन्होंने हंगामा मचाया था कि जो हमारा संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो खतरे में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में कैसे है भाई? और वो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है कि आरोप वो पार्टी लगा रही थी जिसने, जब पूरा का पूरा देश में इमरजेंसी लगा दिया गया, उसके बाद सारा का सारा विपक्ष जो था वो जेल में था। जो भी समाचार पत्र में जो न्यूज छपते थे वो एक पार्टी के ऑफिस से निकल के आते थे कि आपको क्या छापना है, क्या नहीं छापना है, आपको किस तरह की मूवीज बनानी है, आपको किस तरह से गाना बनाना है। कुछ भी जो उस समय इंटेलेक्चुअल्स लोग थे वो सबको नजरबंद कर दिया, या तो नजरबंद कर दिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद से जब पूरा विपक्ष जेल में था उस समय, उसके बाद से पूरी की पूरी पार्लियामेंट में इनके अपने सदस्यों को बुलाया गया। वहां पे जो बाबा साहब अम्बेडकर के आप पढ़ेंगे संविधान को, तो उसमें सेकुलर शब्द कहीं भी नहीं गया था। और जब सारा विपक्ष जेल में था तो उस शब्द को कैसे संविधान में डाला गया, और उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनसे कैसे उसको साइन कराया गया, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं एक वीडियो बताऊंगा कि उन लोगों ने किस तरह से इस तरह से पूरे के पूरे संविधान को बदल डाला। तो वो बात कर रहे थे संविधान बचाने की। उसके बाद से जो दूसरा था वो था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आई थिंक बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हम लोग जीत ही रहे हैं, जैसे कि इनको जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, जो भी डेवलपमेंट्स के काम हुए थे उसको लेके, और उसके बाद से राम मंदिर जो बना था, रामलला का जो मंदिर, भव्य मंदिर बना है, उसको लेके लोग आई थिंक काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। इसीलिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान नहीं रखा और उन्होंने ऐसे तैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें से कुछ एमपीज ऐसे भी थे जो नॉन परफॉर्मिंग एमपीज थे, उनको फिर से टिकट दे दिया। और एक मुख्य कारण रहा कि बीजेपी को इतना बड़ा लॉस झेलना पड़ा। एक बात ये भी हुई कि जैसे कि संविधान खतरे में है, तो जो एसटी एससी समाज, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो और खास करके जो लोअर तबका है, उस समाज के लोगों में एक डर बैठ गया, जो कि संविधान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। उनके मन में एक डर बैठ गया कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जो हमारा सब कुछ, सारे हक जो है वो छीन लिए जाएंगे। तो एक ये मुख्य कारण था। जो वोट बीएसपी को और बीजेपी को पड़ते थे वो सारा का सारा एसपी और कांग्रेस को चला गया यूपी में, खास करके यूपी में। और दूसरा एक मुद्दा था वो राजपूतों का लेके, कि मुझे नहीं पता कि इसमें क्या कंट्रोवर्सीज थी, बट राजपूत पता नहीं किस चीज के लिए नाराज चल रहे थे, तो शायद उनके वोट्स भी कटे। तो एक ये मुख्य कारण ये भी था कि वो उनका जो वोट शेयर था वो, मतलब कि जो सीट्स थी क्यों कम पड़ी, क्यों हुई। उसके बाद से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। उसके बाद से जो मुख्य बात है वो 1 लाख जो महिलाओं को देने की बात कही गई थी कि 8,500 रुपए हम टक 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 हर महीने हर महिला को देंगे। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इन्होंने, जो भी इनको पता था कि हम तो जीत के आ नहीं रहे हैं, तो बस हमारे यहाँ एक कहावत है, खेलब ना खेले घुची में मुद्दम, तो इन लोगों ने वही किया ना, खेल खराब करने के लिए घुची में ही कर दिया। तो ये था वहां पे। तो आप लोग पीछे कुछ वीडियोस में और कुछ समाचार पत्रों में देख भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल्स में, कि कैसे कुछ महिलाएं लखनऊ में कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जाके अपना 1 लाख रुपए के लिए जो अपना फॉर्म लेके गई हैं, और वो मांग कर रही है कि हमारा 1 लाख रुपए दो, कब दोगे, हम गरीब हैं, और बहुत सारे कितने वीडियोस आ रहे हैं। आज जैसे पता चला कि संजय सिंह
और राघव चड्ढा किसी गाड़ी में जा रहे थे तो वहां पे भी महिलाएं पहुंच गई अपना 1 लाख रुपए मांगने के लिए। तो इस तरह के किस्से बाहर निकल के काफी सारे आ रहे हैं। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं 30 लाख जॉब्स। ये सरकारी नौकरियां देने की बात कर रहे थे कि 30 लाख नौकरियां देंगे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आई थिंक इतनी नौकरियां हैं भी नहीं, तो ये पता नहीं कहाँ से नौकरी देते हैं, कहाँ से पैदा करते हैं और अपनी जो सैलरीज कहाँ से देते हैं और उसको कैसे मेंटेन करते हैं। इन्होंने कहीं किसी की तरह से कुछ एक्सप्लेन किया नहीं था। तो एक ये मेजर कारण था यूथ में, एक तरह से आप यूथ को आप तो कैसे भी करके भड़का सकते हैं, तो यूथ में शायद ये मेजर जो एक रोज था वो इसकी वजह से था कि शायद हम ये आए तो रोजगार दे देंगे, तो एक ये कारण था। उसके बाद से आ गया डिक्टेटरशिप की, मोदी अगर फुल बहुमत से आ गए तो वो डिक्टेटर हो जाएंगे, तानाशाह हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें भी खूब चली मीडिया में, कुछ सोशल मीडिया में भी। तो जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया उनके तरफ से डिक्टेटरशिप की बात हो रही थी, तानाशाही की बात हो रही थी, तो पब्लिक को ये समझना चाहिए था। एक मुख्य कारण ये भी था, देश पे इमरजेंसी लगाया, उनकी दादी के अगेंस्ट में हाई कोर्ट का फैसला आया तो उन्हें फैसला को पलट दिया। उनके पिताजी ने ट्रिपल तलाक पे क्या एक्शंस लिए थे आप सभी को नहीं पता होगा, तो इसमें भी एक कहानी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो है कि ट्रिपल तलाक में राजीव गांधी ने क्या किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना दिया था तब। उसके बाद से मुझे लगता है कि उसमें से कुछ टेंटेड लीडर्स को पार्टी में इंक्लूड किया गया था, जो दागी मंत्री थे। देखो ऐसे है कि बीजेपी को लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें जो भी हो उसको एक तरह से पार्टी विद डिफरेंस, या इस तरह से कहेंगे पार्टी क्या कहते हैं संस्कारी पार्टी की तरह देखते हैं लोग कि कोई भी इसमें इस तरह का मतलब दागी आदमी नहीं होना चाहिए, दागी मंत्री नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों को दागी लीडर्स को दूसरी पार्टियों से बीजेपी में इंक्लूड किया गया था। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जिसकी वजह से इनकी सीटें कम आई। उसके बाद से हो गया एक मेजर कारण था कि इनकी कैंपेनिंग में आरएसएस बिल्कुल भी गायब थी। जो 2014 में 19 में जो आरएसएस ने ग्राउंड पे जाके घरों घरों में जाके बीजेपी के फेवर में माहौल बनाया था, इस बार आरएसएस बिल्कुल ही गायब थी ग्राउंड से। इसका हो सकता है कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ टसल चल रहा हो, क्योंकि जेपी नड्डा जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी खुद को रन कर सकती है अपने आप। तो ये भी एक मेन कारण हो सकता है। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर कुछ मेजर इश्यूज थी जिसको चाहते थे कि ये चेंजेस आने चाहिए, बट बीजेपी अभी फुल मेजोरिटी में खुद से है नहीं, तो ये कैसे होगा वो देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो उन मुद्दों में से एक था यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता, आप लोग जानते ही हैं कि इसको बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है। और दूसरा है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो इसमें से बाकी जो एनडीए के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो एनडीए की पार्ट्स हैं, उसमें से जेडीयू ने तो इसका सपोर्ट किया है। अभी कुछ बयान आया था पीछे कि वो यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में हैं। उसके बाद से जो बाकी के जो मुद्दे हैं, कोर इश्यूज हैं, जैसे कि एनआरसी हो गया, उसके बाद एबोलिशन ऑफ वर्शिप एक्ट, जो मैंने पीछे भी बात करी थी, एबोलिशन ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं एक डिटेल सा वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद से था एक मुख्य मुद्दा था ये था कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है वो किस रूपरेखा में आएगा, कितनी पार्टियां इसको सपोर्ट करेंगी। बीजेपी तो इसके फेवर में है, लेकिन बस एनडीए के जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से अभी कोई मेजर बयान नहीं आया, मेजर उन्होंने कुछ कहा नहीं है इसके बारे में। तो ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उसके बारे में बातें करते हैं। तो ये तो रही आपकी क्या कहते हैं जो 2024 के इलेक्शंस के जो मेन मुद्दे थे, जिसके कारण से बीजेपी को थोड़ा सीटों का झटका लगा और किस पार्टी को कितने सीट से एनडीए में कितने इनके पार्टनर्स हैं उनके बारे में। तो जो अगली वीडियो में बनाऊंगा वो इसी जो लोकसभा के साथ साथ जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे 4 स्टेट्स में, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, ओडिशा हो गया, जिसमें बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और आंध्र प्रदेश हो गया जहां पे कि एनडीए ने, बीजेपी, तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना ने मिलकर इलेक्शन लड़े थे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स वहां पे आए हैं। तो इनके बारे में, इन 4 स्टेट्स को लेकर, मैं स्टेट्स को, सारी स्टेट्स का मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसमें मैं आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों के लिए।
तो मैं काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, हर स्टेट का एनालिसिस करने वाला हूँ कि किस स्टेट में कितना वोट शेयर है, किस पार्टी का वोट शेयर है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, लैंग्वेज क्या है। तो ये सारी डिटेल वीडियो में अल्फाबेटिकली बनाऊंगा। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो 4 राज्य मैंने नाम बताए जो कि जहाँ पे असेंबली के भी इलेक्शंस हुए थे, तो मैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद से स्टेट वाइज करके मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा हर स्टेट का। तो चलिए इसका यहाँ पे ही हम समापन करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ वीडियो से जानकारी मिल रही होंगी। अगर मिल रही होंगी तो काफी आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।